जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में मैं आपका दोस्त अमित आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह कार्यक्रम कृषि को समर्पित है, आपको समर्पित है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने खेती से जुड़े हुए कई मुद्दों के बारे में बातचीत की है। आज भी हम एक ऐसा ही मुद्दा आपके बीच में लेकर के आए हैं, और वो मुद्दा क्या है ये जानने के लिए कि जो हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन के नीचे लाखों हजारों कीटाणु रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, जो हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, जो धरती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, और इसे ही सूक्ष्म पर्यावरण कहा जाता है। इस सूक्ष्म पर्यावरण की बदौलत ही ये धरती माँ हमें पोषित करती है, हमें उन्नत फसल देती है। लेकिन पेस्टिसाइड्स के अंधाधुंध उपयोग की वजह से ये सूक्ष्म पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है और ज़मीन की उर्वरक क्षमता नष्ट होती जा रही है। आज सूक्ष्म पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आज एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं बाला भाई। बाला भाई, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। बाला भाई RERF की रूरल विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। बाला भाई, आप तो एक प्रोग्रेसिव किसान हैं, पिछले कई वर्षों से खेती कर रहे हैं और शाश्वत यौगिक खेती कर रहे हैं। सूक्ष्म पर्यावरण पेस्टिसाइड्स के उपयोग से धीरे धीरे हमने देखा कि खत्म होता आ रहा है। तो इस सूक्ष्म पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है? सूक्ष्म पर्यावरण एक गहरा विषय है और कई बातों के आधार से हम अभी इसको प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम फिजिकल बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, जिसमें सूक्ष्म पर्यावरण को बैलेंस रखने के लिए हम लोग अपनी खेती में कई प्रकार के पौधों का वृक्षारोपण करते हैं, जिसमें नीम के पौधे हैं, पीपल है, बर्ड का पौधा है, करंजी है, कनेर है, कई सारे पौधे हैं जो खेती के बांध पर रखते हैं और ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पौधे हैं, ये साइंटिफिक बेस पर कौन सी दिशा में कौन से पौधे लगाने चाहिए, विज्ञान ने जो भी रिसर्च करके रखा है, तो उसके आधार से हम इन पौधों का वृक्षारोपण करते हैं। जी। अभी ये जो नीम का पौधा है, ये करीब कई सारे विषाणुजन्य रोगों को रोकने का कार्य करता है। और जैसे ही हवा बह के अंदर आती है खेती में, तो उस नीम के पौधों के अंदर उसे वो आती है, तो हवा में से जो विषाणुजन्य कीट होती है वो नष्ट होती है। तो खेती पर जो बीमारी होती है उससे रोकने के लिए नीम के पौधों का बहुत ही लाभ होता है। जी। दूसरा है सीताफल, जो फल का वृक्ष है, उसको भी अगर हम पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो मिलीबग्स नाम की जो बीमारी आती है वो तो सबसे पहले सीताफल के वृक्ष पर बढ़ती है और उसको अंदर आने के लिए रोकथाम देती है। जी। और तीसरा जो है वो हम करंजी का पौधा लगाते हैं। इसमें भी कई सारे पंछी अपना घोंसला बनाते हैं, जो वहाँ से उठकर खेती में जो आने वाली कीट होती है उस कीट को उठाकर खाती है। और जो हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करने की मात्रा जो है कम होती है। जी। तो तीसरा और भी है, जैसे कड़ी पत्ता है और ग्लेरिसीडिया है, शेवरियाना सुबाबड़ है। ये जो पौधे हैं ये किसानों को लाभदायक हैं। जैसे अभी शेवरी सुबाबड़ है तो ये घास के रूप में भी हम जानवरों को खिलाते हैं, इसकी लकड़ी भी हमें अनाज पकाने में इस्तेमाल होती है। और जो ग्लेरिसीडिया है वो क्या करते हैं, हवा में अभी करीब
70% से ज़्यादा नाइट्रोजन है जी। जो ज़मीन के अंदर मिलाने से पौधों की ग्रोथ बढ़ती है। अगर इन ग्लेरिसीडियम के पौधों को हम काट कर ज़मीन में मिलाते हैं तो बाहर से कोई यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो लाभदायक वृक्ष हैं वो ज़मीन के अंदर बांध के ऊपर हम लगाते हैं दक्षिण और पश्चिम दिशा में। तो हवा जो जोर से बहकर अंदर आती है तो उसको भी रोकथाम मिलता है और जो मित्र कीट होते हैं उसका भी आश्रय स्थल बढ़ता है और दुश्मन कीट को नष्ट करने में ये मित्र कीट बहुत ही लाभदायक होती है। तो इस हिसाब से हम सूक्ष्म रूप से तो पर्यावरण को अच्छी तरह से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जी। लेकिन यहाँ यौगिक खेती में जो विषय होता है उस अपने संकल्पों के माध्यम से, जैसे अभी कई प्रकार के प्रदूषण बढ़ रहे हैं। हाँ जी। जिसमें मोबाइल का प्रदूषण है, एटॉमिक रेडिएशन है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण अगर कौन सा है तो किसान जब कोई नकारात्मक बातें सोचता है तो इसका गलत असर फसल पर ज़्यादा होता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा अटेंशन है अपनी सोच के ऊपर जी। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो उसका बहुत ही अच्छा पर्यावरण के ऊपर असर होता है। अब विषय आता है यौगिक खेती में हम कौन से विचार हो, तो उसमें हम हमारी चेतन शक्ति ऊर्जा का स्वरूप है शांति, प्रेम, आनंद। ये जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, जब हम अपने इस सूक्ष्म चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर कोई भी विचार करते हैं तो ये शांति के प्रकंपन, पवित्रता के प्रकंपन जी पूरे खेती में फैलते हैं। इसका एक ओरा बनता है जी। और इसके आधार से जैसे अभी शांति की ऊर्जा है तो इससे पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया बढ़ती है जी। हमारे अगर विचार शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली होते हैं हाँ तो जी। हमारी पवित्र ऊर्जा का एक ओरा बनता है जिसके अंदर कोई भी कीट खेती में प्रवेश नहीं करती है। बिना कोई पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किए बिना भी हम अपने इस पवित्र ऊर्जा से, पवित्र पर्यावरण रखने से कीट कंट्रोल में भी बहुत ही लाभदायक असर हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं जी जी। तो ये जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं इसका होना जरूरी है। हम तो फिजिकल रूप से पौधे लगाते हैं और भी कुछ मिक्स फसल का सोचते हैं, ये ठीक है, लेकिन सबसे गहरा असर होता है तो मनुष्य का सोच का। इसलिए हमारी जो सोच है वो ज्ञानयुक्त होना चाहिए, शांति से, प्रेम से, आनंद से। अगर हमारा व्यवहार धरती माँ के साथ, पेड़ पौधों के साथ होगा तो इसमें बहुत अच्छा सूक्ष्म पर्यावरण बनता है। ये हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बाला भाई को सुनकर के बहुत खुशी हो रही होगी। एक योगी, एक कर्मयोगी किसान के तौर पर वो आज हमारे बीच में है और 10 सालों का शाश्वत यौगिक खेती का अनुभव वो हमसे बांट रहे हैं। आपने बहुत ही रोचक जानकारी दी बाला भाई। मैं जानना चाहूँगा बाला भाई कि आपने जैसे नीम के वृक्ष की बात की या एक दूसरे वृक्ष की बात की जिस पर पंछी आकर के घोंसला बनाते हैं, फिर वो उस कीट को खाते हैं, ये बड़ी अच्छी जानकारी है। दक्षिण पश्चिम में वृक्ष लगाने से तेज़ हवा से बचाव हो सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि खेतों की जो मेड़ होती है जी, इन मेड़ों पर भी वृक्ष लगाने का भी कोई युक्ति है क्या? वही तो, किसान क्या है आज जमीन के अंदर पौधा लगाना नहीं सोचता है, लेकिन मेड़ों के ऊपर पौधा लगाने से हवा का जो जोर से बहना होता है उसको भी हम रोकते हैं। अगर जोर से हवा बहती हुई खेती में आती है हाँ जी, तो फसल का भी नुकसान होने की संभावना होती है जी। तो पहले तो बांध पर वृक्ष थे मेड़ों पर जी, लेकिन कई कारण उसको काट दिए हैं। तो आज उसका लगाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली पौधों का और हमारा बहुत गहरा संबंध है। इस गहरे संबंध को हमने भूल दिया है, जिस कारण इस वृक्ष को काटने का प्रयास किया है। लेकिन अगर उस संबंध को फिर से हम उजागर करके उन पेड़ पौधों को मेड़ों पर लगाएंगे तो बहुत लाभदायक है। सबसे गहरा संबंध ये है कि आज हमारे दिल की जो धड़कन है उसकी सारा श्रेय उन पौधों का है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं जी। इस कुदरत की इस चेन को हमने भूलकर वृक्षों को काट दिया है, जिस कारण पर्यावरण पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अगर किसान अपनी ज़मीन में से, हमने तो अपनी खेती जितनी भी है उसमें से 5% हिस्सा जो मेड़ों पर है उसमें ऐसे जंगली वृक्ष और कुछ फल के वृक्ष लगाकर इस पर्यावरण पोल्यूशन को रोकने का प्रयास किया है। जी, आपका प्रकृति प्रेम और उसको पूरा साइंटिफिक तरीके से जो आप बात कर रहे हैं उसको सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है बाला भाई। बाला भाई, एक सवाल और आ रहा है। आपने दक्षिण पश्चिम दिशा में बताया कि तेज हवा से बच सकते हैं, फसल बच सकती है आपकी।
मगर क्या इसी तरह से हर पौधे की हर दिशा निश्चित है कि इस दिशा में ही ये वृक्ष लगाया जाए या पर्टिकुलर दिशा में ही वो वृक्ष लगाया जाए? नहीं, ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी हम अपने एरिया में से जिस साइड से जो हवा प्रवेश करती है और जिस साइड पे जिस वृक्ष को लगाना हमारे लिए सूटेबल है, उस हिसाब से हम लगाते हैं। वैसे तो वृक्ष को लगाना भी एक कौन सी दिशा में लगाना है फिक्स है, फिर भी किसान को अपने तरीके से जिस बाजू में कौन सा वृक्ष लगाना है वो अपने तरीके से सोच कर वो लगा सकता है। जी, ओके। मतलब अगर हम वृक्ष लगाने की युक्ति को जाने तो सूक्ष्म पर्यावरण को बहुत अच्छे से बचाया जा बहुत ही लाभदायक है उसका। आज तो हमारे खेती में पहले जिन पंछियों को हम देखते भी नहीं थे, वो पंछी भी हमारी खेती पर आकर बैठते हैं। और बीच बीच में भी हम खेती में अपने ऐसे कोई पौधे लगाए हैं मिक्स फसल, मिक्स क्रॉप के रूप में। तो ये पंछी क्या करते हैं, उठकर बीच में उस छोटे से पौधों पर भी बैठते हैं और वहां बैठकर भी कीट को उठाते हैं। जी, और ये जो बड़े पौधे हैं इसमें तो अपना हौसला बनाते हैं, रहते हैं। तो देखकर भी मन इतना प्रसन्न हो जाता है। तो इससे भी एक पर्यावरण अच्छी तरह से बनता है। और कुल मिलाकर के हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम कर रहे हैं। यस। आप मिश्रित फसल की भी बात कर रहे हैं, पर मैं मिश्रित फसल से रिलेटेड कुछ सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा। पर मुझे फसल चक्र के बारे में आपसे जानना है, क्योंकि हमने रबी और खरीफ की फसलें सब जानते हैं कि एक सीज़न रबी की फसलों का होता है, एक सीज़न खरीफ की फसलों का होता है, और ऐसा करने से ज़मीन की उर्वरक शक्ति जो है वो बैलेंस्ड रहती है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा बाला भाई आप इसके बारे में विस्तार से बताएं कि रबी की कौन सी फसलें उगानी चाहिए और खरीफ की कौन सी फसलें उगानी चाहिए, इसमें इनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो हमारे पूर्वज ये करते थे, हमने देखा भी था। लेकिन जब से हमने खेती की शुरुआत कर दी तब से क्रॉप रोटेशन उड़ा दिया जी। एक तो एक ही फसल करनी है और केवल उत्पादन लेके पैसा कमाना था। अच्छा जी। लेकिन जब से हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े तो फिर से हमारी भावनाएं जागरूक हो गई और जो कुदरत की साइकिल है उसको डिस्टर्ब करने का अधिकार हमें बिल्कुल नहीं था। जी। जो हमने किया था, तो फिर से इस आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद वो हमारी भावना उजागर हो गई और हमने अभी क्रॉप रोटेशन को प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। जैसे अभी हम रबी में मूंगफली या सोयाबीन लेते हैं, तो खरीफ में हम लोग जवारी हो या मकई हो, इस प्रकार से गेहूँ हो, ये सारी फसल लेते हैं। ये अल्टरनेट होता है, जिस कारण एक बीज अगर जमीन में से कुछ मूल्य द्रव्यों को अपटेक करता है तो उसमें से जो बचा हुआ मूल्य द्रव्य होता है वो आने वाली दूसरी फसल के लिए लाभदायक होता है। अगर वही क्रॉप उसी जगह बार बार लेते रहेंगे तो एक प्रकार की फसल को जिस मूल्य द्रव्य की आवश्यकता होती है वही वो अपटेक करते रहते हैं और जिसकी आवश्यकता नहीं होती है जमीन में ऐसे ही पड़ा रहता है। इसीलिए इस फसल चक्र को जो हमें अब इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जिसमें कम खाद में उत्पादन अच्छी तरह से मिलता है। जी बाला भाई, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जो आपने बताया कि आपके पूर्वज इस फसल चक्र के नियम को अपनाते थे, मगर जब से आपने खेती करना शुरू की इस चक्र को ख़त्म कर दिया। आप तो अध्यात्म से जुड़ गए और आपने उसके महत्व को समझा, लेकिन हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं जो शायद उन्हें ये ज्ञान नहीं भी मिला या तुरंत लाभ के लिए इस फसल चक्र की रोटेशन को जो उन्होंने छोड़ दिया है, तो ये छोड़ना कितना नुकसानदायक है उनकी खेती के लिए? एक्चुअली आध्यात्मिकता से जुड़ने से ये हुआ ये कहना ठीक नहीं है, परंतु आज क्या है, हम ज़्यादा लालच में आकर एक ही प्रकार की फसल करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो फसल चक्र है एक संपूर्ण विज्ञान है। किसानों के पास टेक्निक पहुंच गई लेकिन ज्ञान की कमी है। अगर ये ज्ञान के साथ विज्ञान की टेक्निक पहुंच जाएगी तो सहज है, और ये फसल चक्र जो है एक संपूर्ण ज्ञान कहो या विज्ञान कहो जी। तो इस प्रकार से किसानों को भी ये पता है कि इसके साथ इस फसल को लेना जरूरी है, या इस फसल को निकालने के बाद ये फसल अगर हम करेंगे तो इसमें लाभ मिलता है जी। लेकिन किसान कई बार सोचता है कि मार्केट रेट देखता है, इसकी रेट बढ़ रही है तो चलो इसी क्रॉप को अभी हमें लेना है, बार बार लेना है जी। अब हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र की बात आती है तो वहाँ पर हम करते हैं गन्ने की फसल निकालने के बाद फिर गन्ना ही लेना है, बार शुगर केन की फसल लेते हैं जी। तो जमीन की उर्वरक शक्ति बहुत ही कम होती है जी। तो जब से हमें पता चला तब से लेके अभी हम 2 साल गन्ने का उत्पादन रहते हैं, फिर 1 साल बाकी क्रॉप्स लेते हैं जिसमें मूंगफली है, सोयाबीन है, गेहूँ है, और 3-4 मास जमीन को रेस्ट भी देते हैं। तो दूसरे साल फिर गन्ने की फसल हम लेते हैं। तो इस प्रकार से चेंज इन फसल और फसल चक्र इन दोनों का अगर इस्तेमाल करते हैं
तो बहुत ही लाभदायक है और किसानों के लिए तो ये बिल्कुल लाभदायक है। जी बल्लभ भाई, मैं पूछने ही वाला था आपसे कि फसल चक्र में कौन कौन सी फसलें लेनी चाहिए। जैसे आपने बताया महाराष्ट्र का उदाहरण कि 2 साल गन्ने की फसल करते हैं, उसके बाद फिर चने की फसल कर लेते हैं 1 साल। क्या रबी और खरीफ की फसलों के कुछ ऐसे ही उदाहरण और बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? कई सारे हैं इसमें। अभी पहले बारिश के समय जून मास में अगर हम मूंगफली या सोयाबीन की फसल लेते हैं तो उसमें भी मिक्स फसल का होना जरूरी है। अच्छा, मूंगफली हो तो उसमें मकई की फसल मिक्स होना जरूरी है, ताकि उसके, या सोयाबीन में हो तो उसमें भी ज्वारी या मकई मिक्स होना जरूरी है। अब जब हाइट तो बढ़ती है तो उसके ऊपर पंछी बैठते हैं। सोयाबीन को, पत्तों को खाने वाली जब कीट आती है, इल्लिया होती है, तो पंछी उसमें बैठकर उसको उठाते हैं। कीट कंट्रोल भी होता है। और उसके बाद अगर सोयाबीन की फसल है तो उसमें आप गेहूं या ज्वारी ले सकते हैं। मूंगफली हो तो भी उसमें चना या गेहूं, ज्वारी कोई भी फसल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस साल मूंगफली और गेहूं ले लिया तो अगले साल हम सोयाबीन, ज्वारी भी ले सकते हैं, या सोयाबीन के बाद चना भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान को अपनी तरीके से अपनी अपनी एरिया में चेंजेस इन क्रॉप्स करना, फसल चक्र का ज्ञान होना चाहिए और उस हिसाब से खेती करनी चाहिए। अच्छा बल्लभ भाई, आपने फसल चक्र के बारे में बताया और फसल चक्र में भी आप एक साथ 2-2 फसल की बात कर रहे थे। क्या यही मिश्रित खेती है या मिश्रित खेती का और भी विस्तार है? नहीं, इसमें और भी है। जैसे अभी सब्जियों के पौधे होते हैं जिसमें बैंगन होते हैं, मिर्ची होते हैं। तो मिर्ची जैसी फसल में हम दवाई के रूप में अगर तुलसी के पौधे लगाएंगे तो तुलसी में करीब 27 टाइप्स ऑफ अल्कोलाइड्स होते हैं जो मिर्ची के ऊपर पत्तों का जकड़ने की बीमारी है उसको कंट्रोल करते हैं। या तुलसी के पौधों के अंदर जो अल्कोलाइड्स होते हैं उससे कीट कंट्रोल में भी मदद होते हैं। अभी कुछ एरिया में अब गेंदे के फूल लगाते हैं तो गेंदे के पौधों के जड़ों में जो ऐसी ताकत है जो निमेटोड्स को कंट्रोल करती है। निमेटोड ऐसी बीमारी है जो एक बार लग जाती है तो पूरा पौधे का जो अनाज है वो खुद लेती है और पौधा सूख जाता है। तो अगर ये मिक्स फसल हम करेंगे तो निमेटोड की बीमारी आने के बाद दूसरी कोई दवाई छिड़काने की जरूरत नहीं है। और जो भी गेंदे के फूल को फूल आते हैं उस फूल का भी हम मार्केट में भेजकर भी पैसा कमा सकते हैं, या कहीं मंदिर में भी हम इसको यूज करते हैं, कहीं भी किसी कारण फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मिक्स फसल है इतनी लाभदायक है कि जब किसान खुद करता है तब उसको लगता है कि अरे ये सारी कुदरत की देन है और इसको मैंने आज तक निकाल के, जो जिम्मेवारी तो हमने अपने ऊपर उठाई। अगर कीट आती है तो उसको स्प्रे करने के लिए दवाई लाना पड़ेगा, लेबर्स प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उस कीट को कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने ऐसे हज़ारों लाखों लेबर्स फ्री में दिए हैं जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिना पेमेंट कार्य कर रहे हैं। तो उसका आश्रय स्थल हमने उठा दिया है। अगर हम इस मिक्स फसल के साथ कुछ पेड़ पौधे बांध पर लगाते हैं तो लेबर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, कीट कंट्रोल आप ही हो जाएगी और एक फसल दूसरे फसल के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये भी एक लाभदायक डिपेंड माना, पहले भी जैसे हमने बताया कि एक पौधा अगर ज़मीन में से स्फूरत ज़्यादा लेता है तो दूसरा नत्र की ज़्यादा लेता है, पालाश की मात्रा है, कई पौधों को पालाश ज़्यादा लगता है। तो इस प्रकार से मिक्स फसल होने से ज़मीन का संतुलन रखा जाता है, उसकी उर्वरक शक्ति कंट्रोल में रखी जाती है। जी बल्लभ भाई। दोस्तों, चाहे मिश्रित खेती हो, फसल चक्र का ज्ञान हो या फिर वो सूक्ष्म पर्यावरण की रक्षा हो, इन सभी बातों की, इन सभी विषयों की जानकारी आपको, आप किसान भाइयों को होना बेहद ज़रूरी है। ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये एक शॉर्ट फिल्म। ओम शांति। मैं पिछले 12 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हूँ जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है और खुद मैं मेडिटेशन का अनुभव कर रहा हूँ और 10 साल से शाश्वत योगी खेती कर रहा हूँ। उसके पहले तो हम केमिकल फर्टिलाइजर और दवाइयों का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन लेते थे, लेकिन अभी 10 साल में हम परमात्मा से शक्तियाँ लेकर उन्हीं शक्तियों को बीज, जमीन और पेड़ पौधों को वाइब्रेट करते हैं और उसी के साथ सेंद्रीय खाद का इस्तेमाल करते हैं और कुछ दवाइयों का घर में ही बनाकर स्प्रे के रूप में कीट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मेडिटेशन के द्वारा और इन कुछ साधनों के द्वारा हम बहुत अच्छी फसल ले रहे हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल से उत्पादन मिलता है उससे ज़्यादा उत्पादन आज हम इस योगी खेती के माध्यम से ले रहे हैं।
एक तो इसमें उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन जो उत्पादन की क्वालिटी है, वो क्वालिटी में भी बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैलोरिक वैल्यूज की मात्रा 2 से 5% तक बढ़ गई है। और ऐसे अनाज आज शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसी के साथ जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ रही है, जिसको ऑर्गेनिक कर्व कहते हैं, वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से पहले तो हम एक प्रकार की फसल लेते थे, जैसे अभी मूंगफली है तो मूंगफली लेना है, सोयाबीन है तो सोयाबीन ही लेना है। लेकिन यौगिक खेती शुरू करने के बाद हमने कुछ विज्ञान के टेक्निक को भी इस्तेमाल किया है, जिसमें मिक्स फसल है या और भी कुछ पेड़ पौधों का बांध के ऊपर लगाना जरूरी है। तो ऐसे पेड़ पौधों को भी हम जंगली वृक्ष को बांध पर लगाए हैं और खेती में भी मिक्स फसल ले रहे हैं। इससे बहुत ही लाभ होता है कीट कंट्रोल के लिए। अभी यहाँ आप देख रहे हो, जैसे मूंगफली में मकई है, गेंदे के फूल है, तुलसी के पौधे हैं। तो इस प्रकार से मिक्स फसल भी की है। तो तुलसी के पौधा लगाने से कई प्रकार से कीट कंट्रोल होने में भी मदद मिलती है। गेंदे के पौधे हैं तो इससे निमेटोड्स जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना सहज संभव है। मकई की फसल है तो इस पर पंछी बैठते हैं और वो फसल पर आने वाली कीट को उठाते हैं। तो ये मिक्स फसल लेना बहुत जरूरी है, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है और कीट या बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत ही लाभदायक है। सामने दिखाई दे रहा है वो ग्लेरिसीडिया, गिरी पुष्प कहते हैं उसको। ये पौधों की विशेषता है कि हवा में से नाइट्रोजन खींचकर जमीन को देता है, या उसके पत्तों में भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। हम लोग इसके पत्तों को वर्मी कंपोस्ट में मिला देते हैं, या जब हल चलाते तो उस समय उसके पत्ते जमीन में मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा जमीन में मिलते हैं। इसे यूरिया डालने की जरूरत नहीं होती है। या तो इसके पत्ते 1 किलो लेकर उसको पानी में 8-10 दिन तक रखते हैं और इसका जो जूस निकलता है उसको टॉनिक के रूप में स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार से ये पौधे दक्षिण और पश्चिम बाजू में लगाने से खेती के लिए भी लाभदायक है, और इस पर कई सारे पंछी आकर बैठते हैं तो अपना घोंसला बनाते हैं। खेती में आने वाली कीट को उठाकर अपना भक्ष्य समझकर उठाते खाते हैं। तो इससे बहुत सारे लाभ हैं। पश्चिम बाजू में हम लोगों ने पीपल का पत्ता लगाया है, और उसी के साइड में इमली का है, करंज का है, नीम का है, इधर बड़ का है। तो ये सारे जंगली वृक्ष हैं जो बहुत बढ़ते हैं, और इस पर मोर जैसे पंछी भी आकर बैठते हैं। कई सारे जो पंछी है जो खेती के लिए लाभदायक होते हैं, तो वो सारे इस पर आकर बैठते हैं। तो इस साइड में जो पौधे लगाए हैं वो हमने दशपर्णी अर्क बनाने के लिए लगाए हैं। तो इन पौधों के पत्ते जो होते हैं, जिसका जूस निकाल के हम कीट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। बांध पर ऐसे वृक्ष लगाने से कोई जानवर भी अंदर नहीं आता है, तो जानवरों को रोकने के लिए भी लाभ है, और कीट कंट्रोल के लिए, दवाई के लिए भी इसके पत्ते बहुत ही लाभदायक होते हैं। यहाँ पर मेडिटेशन रूम बनाई है। तो यहाँ जब भी हम खेती में आते हैं तो पहले 5-10 मिनट तक बैठकर परमात्मा की याद में पूरी खेती को शांति, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशन देते हैं। और सुबह अमृत वेला तो हम घर में बैठकर ही इमर्ज कर को पेड़ पौधों को वाइब्रेशन देते हैं, लेकिन खेती में भी आकर मन को एकाग्र करके बैठने के लिए इस प्रकार से हमने यहाँ झोपड़ी बनाई है। ओम शांति। दोस्तों, इस शॉर्ट फिल्म में आपने देखा कि जो हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन के नीचे लाखों हजारों कीटाणु रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, जो हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। बाला भाई, आपके पास जो ज्ञान था, आपके पास जो जानकारी थी जी, उसका बहुत बहुत लाभ हमारे दर्शकों को, हमारे देखने वालों को मिला है। आप अपना कीमती समय चुरा करके शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में आए, आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, बाला भाई ने आज हमें बहुत सारी काम की जानकारी दी। सूक्ष्म पर्यावरण, फसल चक्र, मिश्रित खेती, आज इन विषयों पर शाश्वत यौगिक खेती इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में खेती से जुड़े अन्य विषय लेकर के हम आपके बीच में ज़रूर उपस्थित होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है जिसका हल आप जानना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है
अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।